हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 10th अप्रैल ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हम यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले आज का जो कोट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो लाई करता है कि कैसे जो है आप इनोवेटिव तरीके से सोच सकते हैं, क्रिएटिवली जो है इन पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में ये कोट बोलता है, यू कांट यूज अप द ऑल द क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज द मोर यू हैव। तो ये जो क्रिएटिविटी की मसल है, अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही ज्यादा जो है ये पावर जो है आपका बढ़ता जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने आपसे कल पूछे थे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते थे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कौन से स्टेट में नजर आएगी? तो ये बेसिकली आपको नजर आएगा उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर कहां मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का? तो ये नजर आएगा आपको बेसिकली फिलीपाइंस में, स्पेसिफिकली मनीला में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में और आप यहाँ पे जान सकते हैं, इसको बेसिकली फाउंड किया गया था 1966 में। और इस पर्टिकुलर बैंक को आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के अंदर बनाया गया था। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है ये बेसिकली पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। तो हमने अपने पुराने वीडियोस में इलेक्शन कमीशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस की है। इस पूरे आर्टिकल में बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन इस वक्त यहाँ पे जो है सैंक्शंस लगा रहा है अलग अलग लोगों पे, क्योंकि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा वीक माना जा रहा है कंपेयर टू जो अर्लियर टाइम्स में इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेंथ हुआ करती थी। तो उसी चीज को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, यहाँ पे वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के, जिनके ऊपर यहाँ पे जो है सेंसर्स लगाए गए थे। नीचे वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम जानेंगे कि कैसे जो है इंडिया मालदीव्स का रिलेशन है वो काफी अच्छे से अब वापस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पिछले साल जब यहाँ पे मोहम्मद सऊली आए थे एज अ प्रेसिडेंट, तब से जो यहाँ पे बात कर रहे थे कि इंडिया मालदीव के रिलेशन थोड़े अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इब्राहिम सोली को यहाँ पे प्रो इंडियन माना जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि अब्दुल्ला यमीन जिनको हटा के यहाँ पे मोहम्मद सऊली आए हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा है हमारे लिए था। लेकिन अब हम देख रहे हैं मोहम्मद नशीद जो भी काफी ज्यादा प्रो इंडियन है, अब वो भी जो है यहाँ पे पार्लियामेंट में काफी ज्यादा मेजोरिटी के साथ आने वाले हैं। तो इसी वजह से बोला जा रहा है एक बहुत ही सुनहरा मौका है इंडिया के पास कि वो जो है मालदीव यानी कि इंडियन ओशन रीजन में एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक रिलेशन को डेवलप कर सकता है फ्यूचर में। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेंटर में आर्टिकल जो आया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनलाइटन करेगा कैसे जो है अगर आप कुछ भी इंडिया के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं रैंकिंग के हिसाब से, या फिर जो प्रॉब्लम्स है इंडिया में, अगर आप उसको बाहर आके बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एंटी नेशनल टैग दे दिया जाता है। तो क्यों जो है ये जो एंटी नेशनल टैग दिया जाता है वो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है और इसका कोई बेसिस नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल जो है यहाँ पे ऑथर बता रही है कि कैसे जो है इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया पिछले 5 सालों में, और उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप जो है अपनी डेमोक्रेसी को यहाँ पे और अपहोल्ड करते हुए यहाँ पे वोट करें। तो उस आर्टिकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे ये जो बड़ा आर्टिकल है बेसिकली कंपेयर कर रहा है जूलियस सीजर को यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो काफी ज्यादा पॉलिटिकल नेचर है तो डिस्कस नहीं करेंगे। उसी तरीके से जो राइट साइड पे आर्टिकल है वो भी पॉलिटिकल नेचर है तो डिस्कस नहीं करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे हमने एक्टिविटीज की हैं। यहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे जो रोड है वो सीज कर दी है। उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर थे उनके सिक्योरिटीज को हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एडिटोरियल में आर्टिकल आया है ये बहुत सारे अलग अलग एक्टिविस्ट यहाँ पे जिन्होंने काम किया जम्मू कश्मीर रीजन ने, उन्होंने एक लेटर लिखा है होम मिनिस्टर को। तो इस लेटर के बारे में भी हम देखेंगे इस वीडियो में। अब जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर एरिया को, तो आज की जो यहाँ पे रीजन है जो डिस्कस करेंगे वो है फाकलैंड आइलैंड्स। तो ये बेसिकली आपको नजर आएगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास, आप उसकी लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आएगा। इसकी कैपिटल बेसिकली आपको मिलेगी स्टैनली। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए हु चेयर द बाई एनुअल आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो ये बेसिकली चेयर किया गया था जनरल बिपिन रावत के द्वारा। तो यहाँ पे हुआ क्या था, जैसे कि आप जानते हैं कि जितना भी यहाँ पे बजट अलोकेट किया जाता है उसको कैसे यूज करना है, उसके साथ साथ जो इमर्जिंग इश्यूज है यहाँ पे अगर बात करें चाइना के एरिया से या फिर हमारे जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर रीजन में, तो उसको कैसे काउंटर करना है, कैसे जो है नए मैकेनिज्म की शुरुआत करनी है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में।
अब चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे में। उससे पहले आप मालदीव की लोकेशन देख लीजिए। आपको मालदीव आपको इंडियन ओशन रीजन में नजर आएगा, और क्योंकि ये काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो कंट्रीज है वो अब यहाँ पे समझ रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल आप देख सकते हैं यहाँ पे माहे आपको नजर आएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन जो है आपको इक्वेटर के ठीक ऊपर नजर आएगी। अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है एक नई सिनर्जी को यहाँ पे शुरू कर सकता है मालदीव के अलग अलग प्लेयर्स के साथ। अब सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि पूरे मालदीव के सिनेरियो में, पॉलिटिकल एरिया में कौन कितने कैरेक्टर्स है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मालदीव के प्रेसिडेंट इस वक्त है इब्राहिम मोहम्मद सौली, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी अभी जो रिसेंटली जिन्होंने पॉलिटिकल यहाँ पे जो है एमडीपी यानी कि मालदीव डेमोक्रेट पार्टी में 2/3 वोट जीते हैं, उनका नाम है मोहम्मद नशीद। मोहम्मद नशीद इससे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब इनको निकाला था किसने? अब्दुल्ला यमीन ने। अब्दुल्ला यमीन आपको पता है कि ये जो है काफी ज्यादा प्रो चाइनीज माने गए हैं, और इनके प्रेसिडेंट पोस्ट से हटते ही काफी ज्यादा एक इंडिया में भी बना है कि यहाँ पे इंडिया मालदीव के नए रिलेशन शुरू हो सकते हैं। तो अब्दुल्ला यमीन बेसिकली इनको हटा दिया गया प्रेसिडेंट पोस्ट से, और उनकी जगह मोहम्मद सौली आए हैं। और अभी जो है हो सकता है मोहम्मद नशीद जो है यहाँ पे नई सरकार बना सकते हैं पार्लियामेंट में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है कि मोहम्मद नशीद, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि कैसे जो है अब यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है यहाँ पे गवर्नेंस का, उसको कैसे पार्लियामेंट्री बनाया जाए और प्रेसिडेंट का जो पावर है धीरे धीरे थोड़ा रिड्यूस किया जाए। क्योंकि यहाँ पे हुआ ये कि जैसे अब्दुल्ला यमीन ने काफी ज्यादा पावर को जो कैप्चर करना शुरू कर दिया, डेमोक्रेटिक के जो वैल्यूज है वो काफी ज्यादा हिंडर होने शुरू गए थे। उसके बाद बात कर रहे हैं कि कैसे जो है इस वक्त काफी सही तरीका है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट में इनके पास मेजोरिटी है उसका सही इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको मालदीव में ये नजर आएगा कि चाइनीज का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इवन यहाँ पे करप्शन और यहाँ पे ब्राइबिंग की गई थी यहाँ पे ऑफिसर्स को, तब जाके जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स को यहाँ पे जो है चाइनीज गवर्नमेंट ने ले लिया था। तो यहाँ पे जैसे ही इब्राहिम सौली जो कि प्रेसिडेंट है इस वक्त, तो उन्होंने यहाँ पे बोला था कि ये काफी ज्यादा क्लींसिंग का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, ताकि जो है यहाँ पे डेप्ट जो चाइनीज का यहाँ पे उनपे आ गया है उसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। अगली बात हम करेंगे कि यहाँ पे चाइनीज के जो यहाँ पे बॉन्डेज, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डेज, उसको हटाने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज उन्हें ये करनी है, कैसे जो है यहाँ पे उन्होंने बोला था कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी यूज करेंगे, ताकि इंडिया और मालदीव के बीच में रिलेशन इन मैटर्स ऑफ टूरिज्म, यहाँ पे मैरीटाइम कोऑपरेशन हो सकता है। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे जो टैलेंट पूल है उसको हम यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगला आर्टिकल हम बात करेंगे ड्रीम ऑफ चेंज के बारे में। तो यहां पे आप जानते हैं कि इंडिया के जितने भी सिटीजन है वो एक्सपेक्ट करते हैं हर इलेक्शन में कि इस इलेक्शन के बाद जो है हमारा जो कंट्री है वो एक अलग यहाँ पे ट्रैक पे चलना शुरू करेगा, एक डेवलपमेंट के ट्रैक पे चलना शुरू करेगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि हमने पिछले 5-6 सालों में क्या क्या देखा है, तो ऑथर बता रही है कि हमने बहुत सारी फेक न्यूज देखी है, ट्विस्टेड न्यूज देखी है अबाउट जस्टिस, अनएम्प्लॉयमेंट, रिलीजन के ऊपर इतनी सारे झगड़े हो रहे हैं, अयोध्या वर्डिक्ट हो सकता है, यहाँ पे सबरीमला का इश्यू हो सकता है। तो इतने सारे सिनेरियो हमने पिछले 5-6 सालों में देखी हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं एनआईए के ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, सीबीआई के अथॉरिटी पे इशू किया जाता है, इवन जो है आरबीआई क्या चीजें कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उस पे भी जो है गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंटरफेयर करता हुआ नजर आता है। इवन रिसेंटली यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है राइट अमाउंट ऑफ जो है एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं किए गए थे, इसी वजह से एनआईए पे सवाल उठाए गए थे। उसी तरीके से इकोनॉमिक फ्रंट पे हम जानते हैं जीएसटी के ऊपर अभी भी बहुत सारे इश्यूज है, उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, डीमोनेटाइजेशन के जो इफेक्ट है वो अभी तक नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर एनआरसी की बात करेंगे, एनआरसी के ऊपर भी जो है बहुत सारे जो एक्टिविस्ट उन्होंने बात करना शुरू किया, इवन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे बात करना शुरू किया, तो उन सब के खिलाफ सेशन चार्जेस लगा दिए गए। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हमारी जो यहाँ पे कंट्री गवर्न हो रही है वो हर चीज जो है यहाँ पे रिलीजन से काफी ज्यादा रिलेटेड है। तो कैसे जो है उसे रिड्यूस किया जा सकता है आगे वाले सालों में, तो उसके लिए जरूरत है कि आपके पास क्या पावर है। आपके पास पावर यह है कि यहाँ पे आप जो है एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल लोगों को जो है आप इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। अब वो आप कैसे करेंगे? राइट टू वोट को यहाँ पे जो है यूज करके। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा कि ये जो है आपको डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करना होगा इस जनरल इलेक्शन में। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ इंडिया की, जहां पे हम समझेंगे कि यूजुअली अगर आप कुछ भी ऐसा बोल देते हैं यहाँ पे इंडिया के बारे में जो कि रियल सिनेरियो हो सकता है, तो भी जो है आपको एंटी नेशनल का दर्जा दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आधे से ज्यादा जो मैनिफेस्टोज है जो यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ने रिलीज की है, तो उसमें आप देखेंगे नेशनलिज्म का जो फंडा है काफी बार यूज किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग को और इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे जो है लैंडमार्क चेंजेस भी किए गए हैं। और यहाँ पे जो पुराना मैंडेट है कि कैसे जो है फार्मर्स की इनकम को डबल करना है,
हैं वो भी यहाँ पे नजर आएगा मैनिफेस्टोज में। लेकिन यहाँ पे अगर वेस्ट की बात करेंगे तो यूजुअली माना जाता है कि पैट्रियोटिज्म का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग करते हैं जो यूजुअली स्काउंड्रल होते हैं। लेकिन अगर गांधी या टैगोर की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि पैट्रियोटिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमैनिटी। तो उसके कंटेक्स्ट में हम समझेंगे कि बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है, जिसकी एक रिपोर्ट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जहां पे दर्शाया गया है कि इंडिया का जो है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर इतना अच्छा नहीं है, इवन लोअर देन यहाँ पे नेपाल और बांग्लादेश के हैं। और उसी के तरीके से यहाँ पे इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया इस रिपोर्ट को मानने से, इसका जो डेटा है काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, ऐसा इंडिया के बहुत सारे लीडर्स ने बोला था। उसी तरीके से एमनेस्टी ने यहाँ पे बताया था कि यूपी में कितने सारे हेट क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसमें भी जो है यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे नेगेट कर दिया, बोल दिया कि ये जो डेटा दिखाया जा रहा है काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो होता है बाय रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, जिसका नाम है यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, तो उसमें हमें पता चला कि हमारे जो यहाँ पे प्रेस के जितने लोग हैं वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं तो उनके यहाँ पे असैसिनेशन हो सकते हैं। हम एग्जांपल दे सकते हैं कालबुर्गी का, यहाँ पे गौरी लंकेश का, और उस पर जो है कभी कोई यहाँ पे जो है पुलिस यहाँ पे इतनी तेज से काम नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से हमें समझने की जरूरत है ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैलेसीज है हमारी कंट्री में उसको यहाँ पे एड्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरी को समझेंगे नहीं, एडमिट नहीं करेंगे, आप इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। अगली बात करिए हैं कि यहाँ पे जो है हमारी जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट है तो उसमें भी बताया गया कि इंडिया की डेमोक्रेसी को यहाँ पे फ्लॉड की यहाँ पे कैटेगरी में रखा गया है। तो उसी वजह से हमें समझना है कि जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे इन रिपोर्ट्स को, क्योंकि हमें समझना है कि हर रिपोर्ट में कुछ यहाँ पे मिनिमम इंडिकेटर्स होते हैं। अब उस इंडिकेटर के हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन से जो है परव्यू या सेक्टर में हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ ये बोलना कि ये रिपोर्ट ही गलत है, हमें सोचना ये है कि कैसे जो है हम इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के हिसाब से कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर फोकस यहाँ पे सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे किया जा रहा है, क्योंकि हमने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। अगली बात यहाँ पे आर्टिकल में की जा रही है रेगुलेटरी बॉडीज, यानी कि इलेक्शन कमीशन हो सकता है, सीआईसी हो सकता है, आरबीआई, सीबीआई, तो इन सब के जो पावर में यहाँ पे इंटरफेरेंस दिखता है गवर्नमेंट का। हमने यहाँ पे पिछले आर्टिकल्स में डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे एक बिल लेकर आ सकते हैं जो कि होगा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बिल, जिसमें जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस है उसे कंप्लीटली प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द पॉलिटिकल मास्टर्स। तो ये जो है एक बिल का सजेशन आप दे सकते हैं जब भी आपको लिखना है इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। और एक और चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे हमें फोकस करना है कैसे जो हम यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेकर आ सकते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स है उनके बीच में यहाँ पे हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं इतनी आसानी से कि कभी भी जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे बात करें, अगर आप कभी भी डिसेंट करते हैं किसी भी बात पे जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोली है, यानी कि अगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात हो सकती है, अगर आप उसे डिसेंट करते हैं तब जो आपको यहाँ पे एंटी नेशनल का यहाँ पे टैग दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत यह है कि बहुत बार इसका यहाँ पे जो है गलत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है, और जो प्रीएम्प्टिव मेजर के नाम पे जो यहाँ पे एक्शन लिए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और यहाँ पे अगर इनमें से जो जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताया, अगर आप इसको नॉर्मली भी कहीं पे भी बोल देंगे मीडिया के सामने, तब जो है आपको एंटी नेशनल टेररिस्ट का जो है टाइटल है वो दे दिया जाएगा। अगला आर्टिकल जो है ये बेसिकली रिलेटेड टू होम मिनिस्टर है, जो बेसिकली बहुत सारे जो है एक्टिविस्ट यहाँ पे सिविल सोसाइटी और एकेडमिशियंस ने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे उनका कहना ये है कि कश्मीर को यहाँ पे जोड़ने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है, लेकिन उसको यहाँ पे साइड रखते हुए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। हमने वो जो रोड जो यहाँ पे कश्मीर में यहाँ पे यूज किए जाते हैं उसको हमने ब्लॉक करने का यहाँ पे डिसीजन ले लिया है ऑर्डर के द्वारा 2 दिन के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और यहाँ पे जमात इस्लामी को बिलोंग करते थे उनकी लीडर्स की जो सिक्योरिटी उसको यहाँ पे हटा दिया है। अब इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो नॉर्मल वोटर्स है जो यहाँ पे आके वोट करने वाले थे तो उनको और ज्यादा जो है डर लगने वाला है कि क्या वो सिक्योर्ड है या नहीं है। तो इसी वजह से हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर में टर्नआउट होगा वो काफी ज्यादा कम हो सकता है, और ये काफी ज्यादा गलत होगा हमारी डेमोक्रेसी के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग हेट्रेड हमें जरूरत है कि कैसे जो है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के माइंड्स में यहाँ पे एक होप की शुरुआत कर सकते हैं कि उन्हें भी लगे कि यहाँ पे जो है इंडिया उनके लिए काफी अच्छा काम कर रहा है। तो उसको यहाँ पे होप जगाने पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, ऐसा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कहा जा रहा है। अगली बात की जा रही है कि बार बार जो है हमने देखा है कि इवन प्रीवियस ईयर्स में देखा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे एट्रोसिटीज की गई हैं, सिर्फ ये सिक्योरिटी को एज एन एक्सक्यूज यूज करके यहाँ पे ह्यूमन राइट वॉयलेशन की गई है, लेकिन उसको एड्रेस करना कभी भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं समझा है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट द म्यूजिक एंड पोएट्री फेस्टिवल टाइटल्ड जश्न इत्तेहाद हैड ऑर्गेनाइज्ड टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट यूनिटी अमंग द यूथ। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में।
अब चलते हैं यहाँ पे पेज 1 की तरफ। पेज 1 पे यहाँ पे जो आर्टिकल है यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो बीजेपी के एमएलए इन पे अटैक हुआ था एक माओइस्ट के द्वारा। तो माओइस्ट के जो यहाँ पे टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ के रीजन में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जैसे कि दंतेवाड़ा हो सकता है, बस्तर रीजन हो सकता है, तो वहां पे जो है माओइस्ट की टेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई है और यूजुअली इलेक्शन टाइम में जो अटैक्स है काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी एरिया में हमारी कंट्री में नक्सलिज्म क्यों बढ़ता है। इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं और कुछ मेजर फैक्टर हो सकते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप बात करेंगे जब से नक्सलिज्म शुरू हुआ है, जैसे कि आप नक्सलबारी मूवमेंट के बारे में जानते हैं जहां पे जो है आम पेजेंट्स की यहाँ पे अपराइजिंग हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पे सिनोनिमस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में यहाँ पे सीपीआईएम भी आया था। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिप्राइव सेक्शन है इस पर्टिकुलर एरिया में उनको जो है पॉलिटिकल यहाँ पे जो है अपलिफ्टमेंट नहीं मिली थी। अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि आज ज्यादा जो पॉपुलेशन पॉवर्टी में रहती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फेस करती है। अब उनको जो है यहाँ पे सही तरीके से अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है वो डिसेंट करना शुरू करेंगे। वही डिसेंट जो है अब यहाँ पे नक्सलिज्म की तरफ मूव करता जा रहा है। इवन जो यहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं उनको जो यहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, उनके जो फॉरेस्ट राइट्स है उनको वो नहीं दिए जा रहे हैं और यहाँ पे जो माइनिंग कंपनीज आके उनके एरिया में काम करना शुरू कर रही है तो वो उनको ऑब्वियसली पसंद नहीं आता है। इसी वजह से नक्सलिज्म हमारी कंट्री में काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकता है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो कोई भी गवर्नमेंट ले सकता है वो कैसे गुड गवर्नेंस को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी लूप होल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, अब उसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है वो सबसे पहला मुद्दा रहेगा गवर्नमेंट के सामने। दूसरा इंपॉर्टेंट है डायलॉग। डायलॉग मतलब कुछ यहाँ पे जो नक्सलिज्म के यहाँ पे लीडर्स जो है जो इसमें इन्वॉल्व है वो यहाँ पे सरेंडर करने के लिए तैयार है। अब जो सरेंडर करने के लिए डायलॉग करने के तैयार उनके साथ बातचीत कीजिए, जो नहीं तैयार है उनके साथ बातचीत नहीं कीजिए, जो आप नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो करें उसे फॉलो करते रहिए। उसके साथ आप यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी और जो वेजेस है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। इससे क्या है यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जो यहाँ पे नक्सलिज्म को ज्वाइन कर रहे हैं वो उसे प्रोहिबिट करेंगे। इसी वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होगा इन सारे एरियाज में, स्पेसिफिकली यहाँ पे दंतेवाड़ा और बस्तर रीजन में। अगली बात करेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे ट्राइबल एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपने माइनिंग शुरू कर दी है, अगर उन्हें आप रिहैबिलिटेट नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली बात है उन्हें बहुत सारी यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो रिहैबिलिटेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इशू है अगर आपको किसी भी एरिया में नक्सलिज्म को कम करना है तो। अगली बात करेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसे रिड्यूस करना है और यहाँ पे जो पॉलिटिकली जो मार्जिनाइज लोग हैं उन्हें यहाँ पे अपलिफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये गवर्नमेंट की बन जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो कोई भी सरकार ले सकती है ताकि जो है हमारी कंट्री में जो नक्सलिज्म बढ़ रहा है तो उसे रिड्यूस किया जा सके। और यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे ये ट्राइब मिलता है आपको, जिसका नाम है कोनयाक ट्राइब। तो ये बेसिकली आपको मिलेगा नागालैंड में। तो नागालैंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर ट्राइब की जो लीडर है इनका जो अटायर होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में। अगला आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है कि यहाँ पे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की जाती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे मशीन्स को इंप्लीमेंट किया गया है दिल्ली रीजन में। अब आपको समझना ये है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है अंडर द एक्ट जो इसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013। लेकिन इसको काफी बार जो है वॉयलेट किया जाता है इवन गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखेंगे गवर्नमेंट जो एरियाज होते हैं वहां पे कभी मैनुअल स्कैवेंजिंग की होती है तो वही जो है ऐसे जो लोगों को यहाँ पे लेकर आते हैं, जबकि कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है अंडर द एक्ट। उसी तरीके से जो है इस पर्टिकुलर एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी जो है ये इंप्लीमेंटिंग बॉडी बन जाती है कि कभी भी जो है ऐसा जो है काम नहीं किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें एक पर्टिकुलर क्लॉज ये लिखा गया है कि कैसे जो है मैकेनाइज क्लीनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इंप्लीमेंट करते हुए न्यू दिल्ली में यहाँ पे जो है मैकेनाइज तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जो है यहाँ पे इवन स्वच्छ भारत अभियान इसमें जो है हम यहाँ पे बहुत सारे टॉयलेट्स बना रहे हैं, काफी अच्छी बात है। लेकिन मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिड्यूस करना भी एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे इतनी अच्छी जो है हमने उपलब्धि नहीं प्राप्त की है। अगली बात करेंगे कि कैसे जो हम यहाँ पे साइंटिफिक मेंटेनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास टॉयलेट्स नहीं ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं उसमें एक स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है दलित कम्युनिटी, सिर्फ वही लोग जो इसमें एम्प्लॉय किए जाते हैं, ये भी काफी ज्यादा गलत और डिस्क्रिमिनेटरी है। इसे रिड्यूस करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगला क्वेश्चन है बताइए व्हाट वाज द थीम ऑफ ओलियांग मोइनस्यूद फेस्टिवल आल्सो नोन एज मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। तो इसकी बेसिकली थीम थी एम्पावरिंग वुमेन फॉर कल्चरल हेरिटेज। तो ये जो पर्टिकुलर एक और फेस्टिवल है जिसे कहते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, काफी ज्यादा फेमस है, नागालैंड में से सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आर्टिकल यहाँ पे जो है अयोध्या वर्डिक्ट से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप जानते हैं पूरा केस जो है मीडिएशन में चला गया, लेकिन यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा लैंड को यहाँ पे एक्वायर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसी वजह से जो है निर्मोही अखाड़ा जो बेसिकली इलाहाबाद के जो वर्डिक्ट में एक पर्टिकुलर इनका भी शेयर होल्डर माना गया था, 1/3 इनको भी एरिया दिया गया था। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लैंड यहाँ पे एक्वायर किया गवर्नमेंट के द्वारा तो वापस जो है पब्लिक को दे दिया जाए। तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, बताइए वो कौन सा रेलवे स्टेशन है इंडिया का जिसे यहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो ये पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो है बेसिकली गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला आर्टिकल बेसिकली आया हुआ है राफेल डील से रिलेटेड। राफेल डील में बेसिकली इस वक्त दो प्रॉब्लम चल रही है। पहला प्रॉब्लम तो ये कि बताइए कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ब्राइबिंग की गई है या नहीं की गई है, और यहाँ पे जो टेंडर दिया गया है यहाँ पे रिलायंस को, क्या वो डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से दिया गया नहीं दिया गया है, उस पर ऑलरेडी वर्डिक्ट दिया गया, लेकिन उस पर रिव्यू पिटिशन होने वाला है। लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि यहाँ पे जो पीआईएल दर्ज किया गया, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, माना गया ये फोटोकॉपी है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के। इसी वजह से जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो इसमें जो है इसमें पूरी कोशिश ये की जा सकती है कि नेशनल सिक्योरिटी और एस्पियोनेज से रिलेटेड जितने भी इशू आते हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत वर्क करती हैं। अब इस एक्ट के बारे में और चीजें जानते हैं। ये पहला जो एक्ट 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इसको फिर एक बार अमेंड किया था, रीअपील किया गया था 1923 एक्ट में। अब यहाँ पे आपको दो सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। सेक्शन 3 काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है स्पाइंग और अगर एस्पियोनेज करते हैं तो इस पर्टिकुलर एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सेकंड है उसमें जो है आप कोई भी जो है इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन, डिजाइन या फिर मान लीजिए कोई मॉडल प्लान जो है उसे आप लीक नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे माना गया है कि यहाँ पे जो राफेल डील के कुछ इंपॉर्टेंट जो केसेस की फाइल्स थी वो रिलीज की गई थी इवन द हिंदू और एएनआई के द्वारा। अब बात करते हैं कि क्यों जो है यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके एम्बेक्ट की बात करेंगे, इसका एम्बेक्ट आरटीआई से काफी ज्यादा कम है। लेकिन क्योंकि आरटीआई के द्वारा आप बहुत सारी चीजें नहीं रिलीज कर सकते अंडर दी एक्ट, एक सेक्शन है जिसमें जो है नेशनल सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी वजह से माना जाता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को थोड़ा यहाँ पे जो है अमेंड करने की जरूरत है, ताकि वो जो है काफी ज्यादा कंड्यूसिव हो सके, ताकि जो नॉर्मल सिटीजन है वो इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर सके। अगला क्वेश्चन है, बताइए विच इंडियन फॉरेस्ट हैज बिकम द होम टू द ग्रुप ऑफ जंपिंग स्पाइडर जिनका नाम है यहाँ पे हैप्रोसिस्टम लॉन्गिस्पिनम। तो ये बेसिकली आपको नजर आएगा एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम के जो फॉरेस्ट है जो कि आपको नजर आएंगे केरला में। इसका फोटो आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ये बेसिकली होमेज पे कर रहे हैं सीआरपीएफ के सोल्जर्स को जिनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी पुलवामा अटैक में। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों ने यहाँ पे वैलर दिखाया था बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज में। इवन यहाँ पे अगर बात करेंगे 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो उसको यहाँ पे होमेज दिया गया जा रहा है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है वो कौन सा स्टेट है जहां पे नोटिफाई किया गया येलो वेदर वार्निंग बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये बेसिकली दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कलर कोडिंग जो इस्तेमाल की जाती है आईएमडी के द्वारा, तो ग्रीन का मतलब होता है नो वार्निंग, येलो होता है बी अपडेटेड, और ऑरेंज का मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड, और रेड का मतलब है टेक एक्शन। तो उसके संदर्भ में यहाँ पे समझना है कि येलो कलर का जो कोड है वो लीस्ट डेंजरस वेदर वार्निंग में यहाँ पे उसे परसीव किया जाता है। अगला आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पर आया हुआ है इंडिया मालदीव्स के रिलेशन के बारे में। तो इवन हमने यहाँ पे एडिटोरियल पेज में इससे डिस्कस किया है, तो सेम चीजों को यहाँ पे रिपीट किया गया है। बेसिकली मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर ही दिया होगा कि मोहम्मद नशीद कौन है, जो यहाँ पे इन्होंने मेजोरिटी यहाँ पे हासिल किया। उसी तरीके से यहाँ पे जो है इब्राहिम सोली जो कि आगे प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उन्होंने कैसे कैसे कोशिश यहाँ पे की है। अब यहाँ पे उनका पूरा फोकस ये है कि कैसे जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को यहाँ पे शुरुआत करना है, चाइनीज के जो यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, डेप्थ है, उसको यहाँ पे कैसे बाहर करना है, और इंडिया के साथ जो है नए रिलेशन की शुरुआत कैसे की जा सकती है। क्योंकि आप जानते हैं मालदीव्स का जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम यहाँ पे मिलिट्री रिलेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ पीस और स्टेबिलिटी में भी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, और टूरिज्म को भी यहाँ पे बूस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए वेयर वाज दी कांगला टोंगबी वार मेमोरियल लोकेटेड। तो ये जो वार मेमोरियल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा ये मणिपुर में, और रिसेंटली जो है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने इसे कमेमोरेट किया था मणिपुर में। अगला आर्टिकल यहाँ पे बेसिकली एक पर्टिकुलर डिसीज के बारे में है जिसका नाम है यहाँ पे कैंडिडा ऑरिस। तो ये जो पर्टिकुलर डिसीज है ये आपको बहुत सारे रीजन में आपको नजर आएगा आउटब्रेक होता हुआ। अब इसको बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया था पहले ही एक इंडियन यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स है, तो इसी वजह से फिर से ये वापस न्यूज में आ गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका ये है, ये एक फंगल डिसीज है, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी यहाँ पे ड्रग्स अवेलेबल है वो इस पर वर्क नहीं कर रही हैं। तो मतलब ये है कि ये जो डिसीज है और यहाँ पे जो उसको स्प्रेड कर रहा है फंगस, वो बेसिकली कंप्लीटली जो है रेजिस्टेंट हो गया है हमारे एग्जिस्टिंग ड्रग्स के लिए। तो इस डिसीज का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है कैंडिडा ऑरिस। अगला क्वेश्चन है, बताइए नेपाल इंडिया फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट एक्सपो जो है और कॉन्क्लेव ये कौन सी सिटी में हेल्ड किया गया है। तो ये बेसिकली हुआ है काठमांडू में। इसके अंतर्गत यहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में जितने भी ट्रेड रिलेशन है उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके बारे में बेसिक डिस्कशन किया जा रहा है।
अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये जो आर्टिकल है बेसिकली गुजरात और यहाँ पे जो है एक पावर प्लांट नजर आता है कच्छ में, तो उसके बीच में यहाँ पे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो पावर प्लांट अवेलेबल है कच्छ में, तो उसमें जो है बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है ये यहाँ पे पानी में बहा दिए जाते हैं। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि मरीन इकोसिस्टम हैम्पर होता है, और इससे जो है यहाँ पे फिशरमैन जो यहाँ पे फिशिंग करते हैं उनके यहाँ पे आउटपुट में काफी ज्यादा जो है चेंजेस नजर आते हैं। इसी वजह से इस पर्टिकुलर पावर प्लांट है इसको यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो बिलोंग करता है यूएस को। इसी वजह से एक यूएस के टॉप कोर्ट में ये पूरा केस गया था, और यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो स्पॉन्सर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल जा रहा है ये फिशरमैन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगली अगर बात करते हैं वर्ल्ड न्यूज की, तो वर्ल्ड न्यूज में यहाँ पे इजराइल में वोटिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेतान्याहू बेंजामिन को यहाँ पे वोट करते हुए, तो हो सकता है यहाँ पे एक कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत हो सकती है यहाँ पे गैंट्स और यहाँ पे नेतान्याहू बेंजामिन के बीच में। उसके साथ अगर यहाँ पे राइट साइड के आर्टिकल की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यानी कि एलईटी के लीडर जाइकुर रहमान लखवी के बारे में बात की जा रही है। तो इनको बेसिकली मुंबई अटैक के अंतर्गत यहाँ पे कब्जे में रखा था, लेकिन ये जो है बेल पे बाहर थे। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा कि इनकी जो यहाँ पे बेल है इसको यहाँ पे बंद कर दिया जाए। अगले यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड न्यूज से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे कि यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे बात करेंगे तो यमन में आप जानते हैं सिविल वॉर हो रही है बिटवीन दी सऊदी लेड यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट और यहाँ पे जो है हाउती के बीच में। तो हाउती जैसे कि आप जानते हैं शियाई रेबल है, तो उनके बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसमें बहुत सारे जो है बच्चों की भी डेथ हो गई है। यहाँ पे जो ऊपर आर्टिकल आया है ये बेसिकली आया है लीबिया से रिलेटेड। तो लीबिया में आप जानते हैं यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पे हफ्तार के यहाँ पे पावर के और यहाँ पे जो यूएन बैक जो पावर है, तो उसी वजह से यहाँ पे बहुत सारा जो है सिविल वॉर शुरू हो सकता है वापस लीबिया में। आप जानते हैं लीबिया में इससे पहले जब सिविल वॉर हुई थी वो हुई थी अरब स्प्रिंग के बाद 2011 में। अब यहाँ पे आप दोनों की लोकेशन देख सकते हैं, यमन में जहाँ सिविल वॉर हो रहा है इसकी कैपिटल बेसिस सना है, जहाँ पे हाउती जो कि रेबल है वो यहाँ पे लड़ रहे हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ त्रिपोली जो कि आपको लीबिया में नजर आएगी, सेम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे फिर से जो है सिविल वॉर की सिचुएशन बढ़ती आ रही है। इवन हमारे यहाँ पे ट्रूप जो है उन्हें यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया है। अब चलते हैं यहाँ पे इकोनॉमी पेज पे। तो इकोनॉमी पेज पे आईएमएफ ने जो है यहाँ पे हमारा जो फिस्कल ईयर 2020 के लिए यहाँ पे जो फोरकास्ट किया वो ग्रोथ हुआ है 7.3%। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। आईएमएफ का बेसिकली हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन में नजर आएगा। इसकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और यहाँ पे अरबिक। और यहाँ पे फॉर्मली इसको बनाया गया था 1945 में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि कैसे जो है यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को मेंटेन किया जाता है, ट्रेड को कैसे यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी और यहाँ पे एक्सचेंज रेट को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, और उसी तरीके से कभी भी जरूरत हो तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अवेलेबल करना जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट बन जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि इजराइल की कैपिटल और करेंसी क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकेतन शोला नेशनल पार्क आपको कौन से स्टेट में नजर आएगा। तो इन दोनों सवाल का जवाब बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।